जो तूफानों पर चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कंटेंट आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट आज मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और सारी चीजें आपको एक ही क्लास में बहुत कम समय में मिलने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का अगर आपको कंटेंट चाहिए, बहुत अच्छे स्टडी नोट्स चाहिए, वन लाइनर चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं और बहुत सारे नोट्स बना के दिए जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 300 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आधारभूत समझ से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है उनके लिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। विज्ञान यानी कि साइंस हमारे आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना, समझना और उसके नियम खोजना विज्ञान है। पेड़ से सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, यह सवाल और गुरुत्वाकर्षण की खोज विज्ञान है। प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान के उन्हीं नियमों का उपयोग करके लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाली मशीनें या उपकरण बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो विज्ञान के नियम बनाते हैं, और जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मशीनें और उपकरण बनाते हैं। और यही उपकरण मशीनों का निर्माण क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझकर उसे चीरते हुए अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट बना देना प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करेंगे भारत की विज्ञान नीतियों के बारे में। आसान भाषा में आप सब कुछ समझने वाले हैं, बस ध्यान से सुनते रहिए और अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं ऐतिहासिक नीतियों से। पहली विज्ञान नीति आती है 1958 में। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। उद्देश्य था लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना और अंधविश्वास को कम करना। देश में विज्ञान और शिक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना पहली विज्ञान नीति का उद्देश्य था। फिर आती है प्रौद्योगिकी नीति 1983 में। टीपीएस 1983 से शॉर्ट में कहा गया। भारत की तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना इसकी नीति का मूल लक्ष्य था, मूल उद्देश्य था। विदेशी निर्भरता को कम करना, स्वदेशी यानी कि देश में बनी तकनीकी को विकसित करना और उसे बढ़ावा देना, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक तकनीकी का सीधा फायदा पहुंचाना। बात करेंगे विज्ञान नीति 2003 की, एसटीपी 2003। तय किया गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकारी खर्च बढ़ाकर देश की जीडीपी का 2% किया जाएगा। ठीक है, तो तय किया गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकारी खर्च बढ़ाकर देश की जीडीपी का 2% किया जाएगा। विज्ञान के युवाओं के लिए एक बहुत ही आकर्षक कैरियर बनाना, विदेशी निवेश और ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप को तेजी से बढ़ाना इस नीति का उद्देश्य था। देखिए, अभी भी भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। सरकार वैज्ञानिकों की सैलरी इतनी कम दे रही है जितना और कहीं नहीं मिलती है। सैलरी लगभग दोगुनी होनी चाहिए जितनी अभी मिल रही है उससे, नहीं तो मैं तो कहूँगा 3 से 4 गुनी होनी चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना देश पैसा खर्च करेगा उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। चाइना आगे बढ़ा क्यों? उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च किया। वर्तमान की लगभग सभी टेक्नोलॉजी उसके पास है। ताइवान के पास चिप्स हैं। भारत के पास क्या है? भारत के पास सिर्फ अभी आबादी है, पॉपुलेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। विज्ञान और नवाचार नीति 2013 की अगर बात की जाए, एसटीआईपी 2013, तो इसका थीम थी, एक नारा था कि विज्ञान समाज के लिए, साइंस फॉर सोसाइटी। लक्ष्य था ब्रेन ड्रेन यानी कि होशियार वैज्ञानिकों का विदेश जाने को रोककर ब्रेन गेन में बदलना। तो जब भारतीय वैज्ञानिक जो हैं
अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़कर तैयार होते हैं, लेकिन वो विदेश चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, बड़ा पैकेज मिलता है। तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन। यानी कि देश की जो शक्ति है, दिमागी शक्ति है, जो देश का ब्रेन है, वो देश से कहीं और चला गया। उसे रोकने का लक्ष्य रखा गया विज्ञान और नवाचार नीति 2013 में। इनोवेशन यानी कि नवाचार को सीधे आम आदमी के रोजगार और विकास से जोड़ना तय किया गया। नवीनतम जो नीति है वो STIP 2020 है। इसके प्रमुख स्तंभों की अगर बात की जाए तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके तहत छात्रों को दुनिया की महंगी साइंस मैगजीन मुफ्त में पढ़ने को मिलेंगी। पारंपरिक ज्ञान की आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर काम करना इसका लक्ष्य था। रिसर्च के डेटा को शेयर करने के लिए नेशनल STIP ऑब्जर्वेटरी बनाना। STIP 2020 में यह भी तय किया गया कि रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 30% तक बढ़ाई जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 51A(H) के अनुसार वैज्ञानिक सोच, तार्किक दिमाग का विकास करना हर भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। STIP 2020 का अंतिम लक्ष्य है कि 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल हो जाए। अब हम बात करेंगे सुरक्षा और आम जिंदगी में तकनीकी की। तो C4ISR प्रणाली क्या है? कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनेंस। यह सेना को हाईटेक संचार नेटवर्क है जिससे थल जल और वायु सेना आपस में तुरंत जानकारी शेयर करती हैं। तो C4ISR प्रणाली जो है सेना का एक हाईटेक संचार नेटवर्क है जिससे थल जल और वायु सेना आपस में तुरंत जानकारी शेयर करते हैं। C4 का मतलब है जो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर्स। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर NCW, इसे सूचना युद्ध भी कहते हैं। इसमें सैनिक रडार और ड्रोन सभी इंटरनेट सैटेलाइट से जुड़े हो रहते हैं। मुंत्रा ये भारत का पहला रिमोट कंट्रोल्ड बिना ड्राइवर वाला टैंक है जिसे DRDO ने बनाया है। अग्री स्टैक यह किसानों के लिए आधार कार्ड जैसी योजना है जिसमें हर किसान को एक खास किसान ID मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, इसके तहत आधार, UPI पेमेंट और डिजी लॉकर आते हैं जिन्होंने भारत को पेपरलेस बना दिया है। GSAT-7 रुकमुड़ी, ये भारतीय नौसेना नेवी का पहला अपना खास संचार उपग्रह है। GSAT-7A एंग्री बर्ड, ये भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के लिए खास संचार उपग्रह है। अब हम बात करेंगे भारत और यूपी के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की। राष्ट्रीय रिसर्च संस्थाएं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भारत की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है। स्थापना इसकी 1942 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। CSIR का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसके संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज CSIR ने ही बनाया था। अमिट स्याही, चुनाव में उंगली पर लगने वाली स्याही जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, CSIR द्वारा ही बनाई गई थी। पर्पल रिवॉल्यूशन, बैगनी क्रांति, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से खुशबूदार लेवेंडर के फूलों की खेती से है। ICAR कृषि अनुसंधान परिषद, इसने ही भारत में हरित क्रांति लाकर खेती में पैदावार बढ़ाई थी। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यह चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है जिसने कोरोना की स्वदेशी दवा कोवैक्सीन बनाई थी। अब हम बात करेंगे परमाणु और कंप्यूटर संस्थान की। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE, यह सीधे प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है। पहले सचिव इसके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अप्सरा, यह भारत और पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो 1956 में स्थापित हुआ था। CDAC, यह संस्था पुणे में है जिसे 1988 में भारत का अपना सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए खोला गया था। परम 8000, यह भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। 1991 में यह स्थापित हुआ। डॉक्टर विजय P भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक पितामह कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट संस्थानों की, याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान IISR लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारतीय दलहन दाल अनुसंधान IIPR कानपुर में स्थापना हुई है और 1983 में ये स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय सरकरा चीनी संस्थान NSI कानपुर में स्थापित है, स्थापना इसकी 1936 में हुई। भारतीय पशु चिकित्सा IVRI इज्जत नगर बरेली में स्थापित है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI प्रयागराज में स्थापित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। NBRI राष्ट्रीय वनस्पतिक पेड़ पौधे संस्थान लखनऊ में स्थापित है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। CDRI केंद्रीय औषधि दवा संस्थान, ये लखनऊ में स्थापित है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो का सफर की। तो शुरुआती दौर कहाँ से शुरू होता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1962 में अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए INCOSPAR नाम से समिति बनी थी, यही बाद में इसरो बनी। भारत का पहला रॉकेट नाइकी अपाचे 1963 केरल के थुम्बा से छोड़ा गया था। थुम्बा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के पास में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष विभाग DOS सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो इसी के अंडर काम करता है। आर्यभट्ट 1975 यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे रूस के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। भास्कर 1 1979 यह भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग धरती की फोटो लेने वाला उपग्रह था। रोहिणी 1980 यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारत के ही स्वदेशी रॉकेट से भेजा गया था, SLV-3। राकेश शर्मा 1984 ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, रूस के मिशन के साथ गए थे। इसरो के प्रमुख केंद्र कहाँ है? BSSC विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, यहाँ रॉकेट बनाए जाते हैं। स्थापना 1963 में हुई। SDSC SHAR सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का मुख्य लॉन्च पैड है और जहां से रॉकेट उड़ते हैं, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। URSC UR राव केंद्र बेंगलुरु में स्थित है और यहाँ उपग्रह बनाए जाते हैं, स्थापना 1972 में हुई थी। LPSC तिरुवनंतपुरम, यहाँ रॉकेट के लिक्विड तरल और क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं, स्थापना 1987 में हुई थी। SAC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, यहाँ उपग्रहों के रडार और कैमरे बनते हैं, स्थापना 1972 में हुई। MCF मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन कर्नाटक और भोपाल, यहाँ से अंतरिक्ष में गए उपग्रहों को कंट्रोल किया जाता है, स्थापना 1982 में होती है। भारत का दूसरा लॉन्च पैड स्पेसपोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है, जो छोटे रॉकेटों के लिए है। इन स्पेस और NSIL ये इसरो की शाखाएं हैं जो प्राइवेट कंपनियों जैसे स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष सेक्टर में मदद करती हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है रॉकेट की कहानी, लॉन्च व्हीकल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकेट कैसे विकसित हुए। SLV-3 ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसमें ठोस सॉलिड ईंधन जलता था। PSLV इसे इसरो का वर्क हॉर्स, सबसे भरोसेमंद घोड़ा कहते हैं। ये 4 चरण का रॉकेट है, ठोस तरल। PSLV भारत का पहला रॉकेट था जिसमें तरल ईंधन लिक्विड इंजन का उपयोग हुआ था। इस लिक्विड इंजन का नाम विकास इंजन है, जो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। GSLV यह भारी उपग्रहों को ले जाने वाला 3 चरण का रॉकेट है जिसमें भारत का अपना क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। क्रायोजेनिक तकनीकी क्या है? तो इसमें अति ठंडे तापमान पर काम होता है। ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस और तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग होता है। LBM-3 ये बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे भारी और ताकतवर रॉकेट है। इसी ने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजा था। SSLV यह छोटे उपग्रहों के लिए एक मिनी रॉकेट है जिसे जरूरत पड़ने पर मात्र 72 घंटे में जोड़कर तैयार किया जा सकता है। NGLV सूर्या यह इसरो का भविष्य का पुनः प्रयोज वापस धरती पर आने वाला रॉकेट है जो ग्रीन ईंधन पर चलेगा।
गगनयान मिशन इसरो को ले जाने के लिए LBM-3 इंसानों को ले जाने के लिए LBM-3 रॉकेट को और अधिक सुरक्षित बनाया गया, जिसे HLBM-3 नाम दिया गया है। पुष्पक यह इसरो का स्वदेशी स्पेस शटल है, हवाई जहाज जैसा रॉकेट जो लौट कर रनवे पर उतर सकता है। अब हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की। तो शुरू होता है ये चांद और मंगल के सफर से। चंद्रयान 1 2008 में इस मिशन ने पहली बार पूरी दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 जो 2019 में गया था, इसका विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था और हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके गिरने वाली जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 3 2023 भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिसे जगह उतरा था, उसे 23 अगस्त को वो उतरा था और उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया और उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। चांद पर प्रज्ञान रोवर छोटी गाड़ी ने जांच करके बताया कि वहां सल्फर नाम का तत्व मौजूद है। मंगलयान यानी कि MOM 2013 भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश था। यह मिशन बहुत ही सस्ता था। सूर्य और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। आदित्य L1 यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। इसे L1 पॉइंट लैंग्रेज पॉइंट पर रखा गया, जहां से सूर्य हमेशा साफ दिखता है। आदित्य L1 का सबसे मुख्य कैमरा उपकरण BELC है, जो सूर्य के बाहरी हिस्से कोरोना की तस्वीरें लेता है। गगनयान ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। भविष्य के मिशन और स्वदेशी GPS की अगर बात की जाए तो निशार यह नासा और इसरो का मिलकर बनाया गया रडार उपग्रह है, जो धरती पर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखेगा। शुक्रयान 1 यह भारत का भविष्य का मिशन है, जो शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। भारत की योजना है कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से BAS बनाया जाएगा। भारत का लक्ष्य है 2040 तक किसी भारतीय नागरिक को चांद की जमीन पर उतारना है। नाविक यह भारत का अपना स्वदेशी GPS है। इसमें दिशा बताने वाले 7 उपग्रह काम करते हैं। गगन की अगर बात की जाए तो यह हवाई जहाजों को खराब मौसम में भी रनवे पर सही और सुरक्षित उतरने में मदद करने वाला सिस्टम है। अब हम बात करेंगे रक्षा तकनीकी, DRDO और मिसाइलों की। DRDO और मिसाइल मैन। DRDO यह भारत के लिए हथियार और मिसाइल बनाता है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। इसका नारा है शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। DRDO के नारा की अगर बात की जाए तो इसका नारा है शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। और DRDO के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है। IGMDP 1983 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और उन्होंने इसी प्रोग्राम के तहत भारत को मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया था। IGMDP यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP है। IGMDP के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई, जिन्हें शॉर्टकट में पटना कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी यह भारत की पहली जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। नाग यह टैंक को उड़ाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है, जो दागों और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है। हेलिना यह नाग मिसाइल का ही एक रूप है, जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। खतरनाक मिसाइलें। बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल पत्थर की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे गिरती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल हवाई जहाज की तरह जमीन के समानांतर उड़कर सीधा निशाना लगाती हैं। अग्नि 5 ये भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 से अधिक किलोमीटर दूर चीन के किसी भी कोने तक परमाणु बम ले जा सकती है। मिशन दिव्यास्त्र MIRV इस तकनीकी से एक ही मिसाइल अग्नि 5 के अंदर कई सारे परमाणु बम रखे जा सकते हैं, जो हवा में खुलकर अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। ब्रह्मोस ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है।
ये ध्वनि की तेज गति से सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो मैक 2.8 से लेकर 3 तक इसकी है, यानी कि 3500 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। निर्भय यह भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। सुरक्षा कवच बीएमडी और आधुनिक हथियार की अगर बात की जाए तो बीएमडी सुरक्षा कवच अगर दुश्मन मिसाइल दागे तो यह सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके दो स्तर हैं, पीएडी और एएडी। प्रोजेक्ट कुशा ये भारत का अपना आयरन डोम लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो बन रहा है। हाइपरसोनिक कोई भी मिसाइल या विमान जो ध्वनि आवाज की गति से 5 गुना मैक 5 से भी ज्यादा तेज उड़े उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्क्रेम जेट नाम का खास इंजन लगता है जो तेज हवा को दबाकर ईंधन जलाता है। मिशन शक्ति 2019 भारत ने अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया और एएसएटी तकनीकी प्राप्त कर ली। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब हम बात करेंगे नौसेना, नेवी और वायुसेना एयरफोर्स की ताकतों की। तो घातक पनडुब्बियां, आईएनएस अरिहंत S2 ये भारत की पहले स्वदेशी SSBN है, यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी। आईएनएस अरिदमन S4 ये भारत की तीसरी और सबसे नई परमाणु पनडुब्बी है जो अप्रैल 2026 में नौसेना में शामिल की गई। अरिदमन पनडुब्बी समुद्र के अंदर से ही K4 मिसाइलों 3500 किलोमीटर रेंज को दाग सकती है। प्रोजेक्ट 75 इसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां स्कॉर्पियन क्लास बनाई गई हैं, जैसे कलवरी, खांदेरी। एआईपी तकनीकी प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट। एआईपी एक ऐसी तकनीकी है जिससे पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता। यह हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। अब हम बात करेंगे लड़ाकू जहाज और विमानों की। प्रोजेक्ट 15B इसके तहत समुद्र दुश्मन के रडार से छिपने वाले स्टील्थ विध्वंसक जहाज बनाए जा रहे हैं, जैसे आईएनएस विशाखापत्तनम। प्रोजेक्ट 17A इसके तहत स्टील्थ फ्रिगेट जहाज बनाए जा रहे हैं, जैसे आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला पूरी तरह से भारत में बना विमान वाहक पोत है, समुद्र में तैरता हुआ हवाई अड्डा। एलसीए तेजस ये पूरी तरह से भारत में बना एक हल्का लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। एएमसीए ये भारत का भविष्य का लड़ाकू विमान है, 5वीं पीढ़ी का, जो दुश्मन के रडार में नहीं दिखेगा, यानी कि स्टेल्थ तकनीकी पर आधारित होगा। दोहरे उपयोग वाली तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय नियम, डुअल यूज जो होते हैं, द्वि अनुप्रयोगी, ठीक है, द्वि अनुप्रयोगी डुअल यूज टेक्नोलॉजी कोई ऐसी तकनीकी जो अच्छे काम, नागरिक इस्तेमाल और विनाश हथियार दोनों में काम आ सके। उदाहरण के लिए रॉकेट से सैटेलाइट भी भेजा जा सकता है और मिसाइल भी बनाई जा सकती है। बाशेनार व्यवस्था WA ये देशों का एक ग्रुप है जो इस बात पर नजर रखता है कि कोई देश खतरनाक हथियारों की तकनीकी गलत हाथों में ना बेचे। ऑस्ट्रेलिया समूह AG ये ग्रुप सुनिश्चित करता है कि रसायन, केमिकल और जैविक हथियारों, बायोवेपन को फैलने से रोका जाए। MTCR यह उन बड़ी मिसाइलों की खरीद बिक्री रोकता है जो 500 किलो बम को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जा सकती हैं। भारत इन तीनों WA, AG, MTCR का सदस्य है। NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था, तब गुस्साए देशों ने यह ग्रुप बनाया था। भारत NSG का सदस्य नहीं है, चीन इसका विरोध करता है और भारत ने भेदभावपूर्ण NPT, CTBT संधियों पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। भारत में खतरनाक वस्तुओं के निर्यात को वाणिज्य मंत्रालय की SCOMET लिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन UAV तकनीकी, रुस्तम 2 तपस यह निगरानी करने वाला भारत का अपना ड्रोन है। घातक यह एक लड़ाकू ड्रोन है, UCAV जो बम भी गिरा सकता है। दृष्टि 10 यह नौसेना के लिए अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया स्वदेशी ड्रोन है। ड्रोन नियमों के अनुसार भारत में ग्रीन जोन सुरक्षित इलाकों में 400 फीट ऊंचाई तक छोटे ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। ऊर्जा, बिजली, सुरक्षा, परमाणु और ग्रीन एनर्जी पर हम बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा के 3 चरणीय कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
भारत में यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम केरल की रेत में बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने 3 चरणों वाली योजना बनाई है। भारत में थोरियम के बहुत सारा भंडार है, सिर्फ केरल में नहीं और भी हिस्सों में भारत में मौजूद है। चरण 1 PHWR, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनती है और रिएक्टर को ठंडा और नियंत्रित करने के लिए भारी जल यानी कि D2O का उपयोग होता है। नियंत्रण छड़ें, जिनको कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, परमाणु रिएक्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन सोखने हेतु रिएक्टर में कैडमियम या बोरान की छड़ें डाली जाती हैं। चरण 2 की अगर बात की जाए तो FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यह एक जादुई रिएक्टर है जो जितना ईंधन खाता है उससे ज्यादा ईंधन बनाता है। इसमें विवंदक धीमा करने वाले की जरूरत नहीं होती है। अभी भारत ने ये तकनीकी हासिल की है, चरण 2 को प्राप्त किया है और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है रूस के बाद में। FBR को ठंडा रखने के लिए पानी की जगह तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है, जैसे कल्पक्कम रिएक्टर में। चरण 3 क्या है? थोरियम आधारित उन्नत रिएक्टर, जो थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा पैदा करेंगे। भारत इस तरफ भी काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे भविष्य की ऊर्जा परमाणु संलयन की। परमाणु संलयन क्या है? सूर्य और तारों में अपार ऊर्जा इसी से बनती है जब हाइड्रोजन के 2 कण मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसमें रेडियोधर्मी कचरा नहीं निकलता। ITER, ये फ्रांस में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक कृत्रिम सूर्य रिएक्टर है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत के अपने टोकामक संलयन मशीन का नाम आदित्य है। ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन, जब पानी H2O को सोलर पवन बिजली इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़कर हाइड्रोजन निकाली जाती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ब्लू हाइड्रोजन, यह प्राकृतिक गैस से बनती है, लेकिन इसमें निकलने वाले कार्बन प्रदूषण को हवा में जाने से पहले ही कैद कर लिया जाता है। 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, जो इथेनॉल गाड़ियों का ईंधन गन्ने से ना बनकर पराली और कृषि कचरे से बनता है, उसे 2G कहते हैं। एक इथेनॉल होता है जो गन्ने के रस से बनता है, एक इथेनॉल क्या होता है, पराली और कृषि कचरे से बनता है, उसे 2G इथेनॉल कहते हैं। 3G बायोफ्यूल क्या है? यह ईंधन पानी में उगने वाले शैवाल, एल्गाई यानी कि काई से बनाया जाता है। SMR, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ये छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर ट्रकों में लादकर कहीं भी सेट किया जा सकता है। प्लग एंड प्ले की तरह ये काम करेंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, G20 बैठक में भारत, अमेरिका और ब्राजील ने मिलकर यह संगठन बनाया था। अब हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, अति सूक्ष्म विज्ञान की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। नैनो स्केल का मतलब है चीजों को बहुत छोटा, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर करके देखना। इतने छोटे स्तर पर चीजों के गुण बदल जाते हैं, जैसे पीला सोना नैनो स्तर पर लाल दिखने लगता है। ग्राफीन, यह कार्बन की एक परत वाली चादर है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत और शीशे जैसी पारदर्शी होती है, आर पार दिखने वाली होती है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, जहां इस पर रिसर्च होगी, केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया है। CNT, कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन को गोल मोड़कर पाइप बना दें तो CNT बनता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। क्वांटम डॉट्स, ये नैनो आकार के कण हैं जो अपने साइज के हिसाब से अलग अलग रंग की रोशनी देते हैं। इसके लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वावंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी येकीमोव को मिला था क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कैंसर के इलाज में दवा को नैनो कणों में पैक किया जाता है ताकि दवा सिर्फ कैंसर वाली जगह पर जाकर फटे। इससे बाल झड़ने जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नैनो यूरिया, किसान इसे स्प्रे करते हैं और यह पत्तियों के स्टोमेटा, छोटे छिद्रों के रास्ते सीधे पौधे में घुस जाता है, जिससे यूरिया बर्बाद नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव माइक्रोफोब्स विज्ञान। AMR, दवाओं का बेअसर होना और खतरनाक जीव। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जब बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक दवाएं असर करना बंद कर देती हैं, यानी कि सुपर बग बन जाते हैं बैक्टीरिया, इसे
मूक महामारी कहते हैं। कोलिस्टीन यह डॉक्टरों का आखिरी हथियार एंटीबायोटिक है। मुर्गी पालन में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसे भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। रेड लाइन कैंपेन भारत सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के पत्तों पर एक लाल पट्टी लगानी शुरू की है ताकि लोग बिना डॉक्टर की पर्ची के इन्हें ना खाएं। प्रायन ये ऐसे संक्रामक प्रोटीन हैं जिनमें डीएनए आरएनए नहीं होता है, फिर भी ये दिमाग को सड़ाकर मैड काऊ जैसी बीमारी फैलाते हैं। वाइराइड ये केवल आरएनए के छोटे टुकड़े हैं जिनके ऊपर प्रोटीन का कवर नहीं होता है। ये केवल पौधों को बीमार करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अच्छे लाभकारी काम क्या है? तो प्रोबायोटिक्स ये अच्छे बैक्टीरिया जैसे दही में लैक्टोबैसिलस है जो हमारे पेट को ठीक करते हैं। प्रीबायोटिक्स फाइबर वाला खाना है जिसे ये बैक्टीरिया खाते हैं। बैक्टीरियोफेज ये ऐसे निंजा वायरस हैं जो सिर्फ खराब बैक्टीरिया को ढूंढकर खाते हैं, इंसान को नहीं खाते। गंगा जल के खराब ना होने का यही कारण है। राइजोबियम और एजोला ये जैविक खाद हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देते हैं दाल और धान के खेतों में। बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजियसिस यह मिट्टी में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से कीड़ों को मारने वाला जहर बनाता है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल एमएफसी इसमें बैक्टीरिया सीवर के गंदे पानी के कचरे को खाकर उसे सीधे बिजली पैदा करता है। बायो रेमेडिएशन प्रदूषण साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना, जैसे आइडियोनेला सैकेनिसिस नाम का बैक्टीरिया प्लास्टिक खाता है। आयल जैपर समुद्र में जहाज से तेल रिसने पर सफाई के लिए टेरी संस्था ने 5 बैक्टीरिया का यह मिश्रण बनाया है जो तेल को खा जाता है जो समुद्र की सतह पर होता है और ये ऑयल जैपर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, बेसिक जानकारी क्या है इनकी। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु। बैक्टीरिया ये प्रोक्रियोटिक जीव हैं, यानी इनकी कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इनकी बाहरी दीवार पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्लास्मिड बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा गोल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत काम आता है। लुई पाश्चर इन्हें आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। इन्होंने ही पाश्चरीकरण और रेबीज कुत्ते के काटने के टीके की खोज की थी। वायरस ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। शरीर के बाहर मरे हुए रहते हैं, शरीर के अंदर ये जिंदा हो जाते हैं। इनके डीएनए आरएनए के ऊपर कैप्सिड नाम का प्रोटीन का कवर होता है। एचआईवी एड्स का वायरस यह एक रेट्रोवायरस है जो सीधे हमारे शरीर की रक्षा करने वाली हेल्पर टी सेल CD4 को ही मार देता है। कवक, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल। फंगस कवक इनकी कोशिका की दीवार काइटिन की बनी होती है। मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है। दाद यानी कि रिंग वॉर्म, एथलीट फूट और ब्लैक फंगस ये सभी कवक फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। प्लाज्मोडियम यह एक प्रोटोजोआ है जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ लेकर उड़ती है और यही इंसानों में मलेरिया फैलाता है। स्पाइरुलिना यह एक नीला हरा शैवाल काई है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अंतरिक्ष यात्री इसे खाते हैं। एगार एगार यह लाल शैवाल से मिलने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल लैब में बैक्टीरिया को पालने के लिए किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और वातावरण। एडवर्ड जेनर इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला टीका, चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था। एंटीबॉडी ये शरीर के अंदर बाई आकार के सुरक्षा प्रोटीन होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। इन्हें बी कोशिकाएं, बी सेल्स बनाती हैं। ग्राम स्टेनिंग यह बैक्टीरिया को पहचानने का एक टेस्ट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैगनी और ग्राम नेगेटिव गुलाबी रंग के दिखते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने 1928 में फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन खोजी थी। विनाइट्रीकरण जब बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्रेट को वापस गैस N2 बनाकर हवा में उड़ा देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता ताकत कम हो जाती है। बोटुलिज्म डिब्बा बंद खाना खराब होने पर उसमें एक खतरनाक जहर बन जाता है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं।
पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। जितना भी आपको पैक्ड दूध मिलता है वो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। माइकोराइजा, यह एक फंगस, कवक और पौधों की जड़ों की दोस्ती सहजीवन है। फंगस पौधों की मिट्टी से फास्फोरस सोखने में बहुत मदद करता है। डीएनए, आरएनए और जेनेटिक्स। सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक का नियम। शरीर कैसे काम करता है? पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? इन्हें बायोटेक्नोलॉजी की आणविक कैची कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए को सटीक जगह से काटते हैं। बैक्टीरिया अपना डीएनए कैसे शेयर करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, हवा या पानी से सोखकर। ट्रांसडक्शन, वायरस के जरिए। और कॉन्जुगेशन यानी कि पिलाई ट्यूब से जुड़कर। लाइकेन, यह काई, शैवाल और फंगस का मिला जुला रूप है। जहां वायु प्रदूषण खासकर SO2 गैस ज्यादा होती है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। अब हम बात करेंगे इंसानों के प्रमुख रोग, बैक्टीरिया वर्सेस वायरस की। बैक्टीरिया से जुड़े हुए तथ्यों की अगर बात की जाए तो हमारे आंतों यानी कि पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 बनाते हैं। आयल ईटिंग बग, तेल खाने वाला कीड़ा, स्यूडोमोनास पुटिडा। बैक्टीरिया को डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने समुद्र से तेल साफ करने के लिए खोजा था। टीबी के इलाज में दी जाने वाली मशहूर दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक बैक्टीरिया से ही बनती है। बोटॉक्स, चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी में जो इंजेक्शन लगता है वह असल में एक बैक्टीरिया का जहर न्यूरोटॉक्सिन ही होता है। बायोमाइनिंग, थियोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया का उपयोग करके पहाड़ों, खदानों से तांबा और सोना निकालने की आधुनिक तकनीकी है। एक तरफ बीमारी दी गई है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे बात करें क्षय रोग की यानी कि टीबी की, तो इसमें फेफड़े खराब होते हैं। जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका लगता है। इसका टेस्ट मॉन्टैक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस टीबी से बचने के लिए जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका लगता है। टाइफाइड की अगर बात की जाए तो ये गंदे पानी और खाने से फैलता है। इसका टेस्ट बिडाल टेस्ट होता है। टिटनेस, मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, इसलिए इसे लॉक जा, जबड़ा लाक होना भी कहते हैं। जंग लगे लोहे से ये फैलता है। कुष्ठ रोग की अगर बात की जाए तो इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। DPT वैक्सीन की बात की जाए तो यह 3 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और टिटनेस। तो DPT जो वैक्सीन है वो 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस। विषाणु से होने वाले रोगों की अगर बात की जाए तो एड्स है यानी कि ये वायरस से होता है। इसके लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। इलाज के लिए ART दवाएं दी जाती हैं। डेंगू, ये हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। इसे फैलाने वाला मच्छर एक मादा एडीज मच्छर होती है। इसमें ब्लड प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। रेबीज, पागल कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और अगर टाइम पर टीका ना मिले रेबीज का तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। पोलियो, पोलियो की 2 वैक्सीन है। एक है जोनास साल्क जो इंजेक्शन के रूप में है, और दूसरी है अल्बर्ट साबिन जो 2 बूंद ड्रॉप के रूप में है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। हेपेटाइटिस बी, इसमें यकृत सूज जाता है। पीलिया, यह सबसे खतरनाक DNA वायरस है। जीका एवं चिकनगुनिया, इन्हें भी मादा एडीज इजिप्टी मच्छर ही फैलाता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। जापानी इन्फेस्टलाइटिस, इसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसे फैलाने वाला मच्छर मादा क्यूलेक्स होता है। सुअर इसके वायरस को पालते हैं। यह यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अभी कंट्रोल में आ गया है। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा और खेती में विज्ञान के चमत्कार की। PCR, यह DNA की फोटोकॉपी करने वाली मशीन है। जैसे कोरोना की RT-PCR टेस्ट में थोड़ा सा वायरस लेकर उसकी लाखों कॉपी बनाकर चेक किया जाता था। इसकी खोज कैरी मुलीस ने की थी। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग अपराधियों की पहचान की तकनीकी के जनक डॉक्टर लालजी सिंह है। CDFD लैब हैदराबाद में है।
CRISPR Cas9 यह एक जैविक कैंची है जो इंसान के खराब डीएनए को काटकर निकाल देती है। Cas9 वह एंजाइम है जो ये काटता है। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में मरीज की खुद की टी कोशिकाओं को निकालकर लैब में उन्हें कैंसर से लड़ने वाले सुपर सैनिक में बदला जाता है। नेक्स्ट CAR-19 ये भारत की पहली स्वदेशी भारत में बनी CAR-T सेल थेरेपी है। अगले 4-5 वर्षों में कैंसर की वैक्सीन बहुत आसानी से उपलब्ध होगी और कैंसर की जैसी महामारी से, खतरनाक बीमारी से दुनिया मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हो जाएगी। mRNA वैक्सीन इसमें असली वायरस नहीं डाला जाता है बल्कि एक मैसेज जेनेटिक कोड भेजा जाता है जो हमारे शरीर को वायरस से लड़ना सिखाता है। उदाहरण के लिए जेम कोवैक 19 स्वदेशी वैक्सीन। स्टेम कोशिकाएं ये शरीर की कच्ची रा कोशिकाएं हैं जो जरूरत पड़ने पर दिल, दिमाग या किसी भी अंग की कोशिका बन सकती हैं। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं एक संपूर्ण इंसान बना सकती हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं जो शरीर को का कोई भी अंग बना सकती हैं। 3 पेरेंट बेबी MRT अगर मां की माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में कोई बीमारी है तो एक स्वस्थ डोनर महिला तीसरी पेरेंट की माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके स्वस्थ बच्चा पैदा किया जा सकता है। खेती में बायोटेक और क्लोनिंग भारत में जीएम फसलें, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को उगाने की परमिशन GEAC संस्था देती है जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। बीटी कपास या बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक रूप से खेतों में उगाई जाने वाली एकमात्र जीएम फसल है। इसमें पिंक बोलवर्म कीड़े को मारने वाला जीन डाला गया है। DMH11 यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई जीएम सरसों है। गोल्डन राइस ये विटामिन ए से भरपूर चावल है। रंग पीला होता है इनका। इसमें विटामिन ए का जीन डैफोडिल के फूल से निकालकर डाला गया था। फ्लेवर सेवर यह एक जीएम टमाटर है जो हफ्तों तक सड़ता नहीं है। RNA इंटरफेस यह एक तकनीकी है जिससे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े के mRNA मैसेज को ब्लॉक करके कीड़े को मार दिया जाता है। क्लोनिंग क्या है? किसी जीव की हूबहू फोटोकॉपी तैयार करना। यह SCNT सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी से की जाती है। डॉली भेड़ दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन थी। भारत में NDRI करनाल ने गरिमा भैंस का क्लोन तैयार बनाया है और कश्मीर ने नूरी पश्मीना बकरी का क्लोन बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पेटेंट अधिकार, IPR और साइबर अपराध। पेटेंट और ट्रेडमार्क के आसान नियम क्या है? एवरग्रीनिंग बड़ी दवा कंपनियों की चालाकी जिसमें वो पुरानी दवा के रंग या आकार में थोड़ा बदलाव करके नया पेटेंट मांगती हैं ताकि दवा महंगी रहे। इसे भारत में पेटेंट एक्ट की धारा 3D रोकती है। धारा 3D का नियम क्या है? 3D का जब तक नई दवा पुरानी दवा से ज्यादा असरदार ना हो उसे पेटेंट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोवाराइटिस कंपनी की ग्लीविक दवा का पेटेंट इसी आधार पर रद्द कर दिया था। अनिवार्य लाइसेंसिंग अगर कोई कैंसर की दवा बहुत महंगी है तो सरकार पेटेंट वाले की मर्जी के बिना भी भारत की कंपनियों को वह दवा सस्ते में बनाने का लाइसेंस दे सकती है। ट्रिप्स यह बौद्धिक संपदा IPR से जुड़ा एक वैश्विक समझौता है जिसे WTO विश्व व्यापार संगठन चलाता है। अगर ट्रिप्स के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसानों के अधिकार भारत में पौधों बीजों का पेटेंट नहीं किया जा सकता। इसके लिए PPV एंड FR अधिनियम लागू है। पेप्सिको लेज चिप्स के आलू FC5 विवादों में किसानों की जीत हुई थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड को भारत में पेटेंट नहीं बल्कि कॉपीराइट दिया जाता है। GI टैग भौगोलिक संकेतक किसी खास जगह की मशहूर चीज को मिलाता है। वैधता 10 वर्ष है। 2004 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला GI टैग उत्पाद था। कॉपीराइट किताबें, सिनेमा, संगीत के लिए मिलता है। इसकी वैलिडिटी लेखक के जीवन काल और मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक रहती है। ट्रेडमार्क यह ब्रांड के लोगो जैसे नाइक का निशान को सुरक्षित करता है। इसकी वैलिडिटी 10 वर्ष होती है जिसे बार बार रिन्यू करा सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट
जैसे कोका कोला या केएफसी की छुपी हुई रेसिपी। इसके लिए भारत में कोई खास कानून नहीं है, ये कंपनियों के एग्रीमेंट से सुरक्षित होते हैं। किसी नए आविष्कार आइडिया का पेटेंट अधिकतम 20 वर्ष के लिए मिलता है। भारत की राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालता है। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं डिजिटल अधिकार और हैकिंग से बचाव की। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन। नए डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत अब हम कंपनियों से इंटरनेट से अपना पुराना डेटा डिलीट करने की मांग कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी हमारा डेटा लीक करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। CERT इन, अगर देश में कोई बड़ा साइबर हमला, हैकिंग होता है तो सबसे पहले ये सरकारी एजेंसी एक्शन लेती है। NCIIPC, यह देश की सबसे जरूरी सिस्टम है, जैसे पावर ग्रिड, बैंक सर्वर और को हैकिंग से ये बचाता है। रैनसमवेयर, यह एक खतरनाक वायरस है जो कंप्यूटर की सभी फाइलों को लॉक कर देता है और खोलने के लिए फिरौती मांगता है। वानाक्राई एक ये फेमस रैनसम वायरस था। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, यह सॉफ्टवेयर की एक ऐसी गलती खामी है जिसके बाद में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पता नहीं होता है और हैकर्स उसका फायदा उठा लेते हैं। I4C, साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने यह संस्था बनाई है और हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की और GI टैग्स की जो आपको अंत तक मिलेंगे। महोबा देशावरी पान को महोबा का GI टैग मिला है। रटौल आम बागपत को GI टैग मिला है। बखीरा वराशवेयर पीतल के बर्तन को संत कबीर नगर को GI टैग मिला है। कालपी हस्त निर्मित हाथ से बना कागज जालौन को GI टैग मिला है। गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी की कलाकृतियां, गोरखपुर को यहाँ पर GI टैग मिला है। चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर को GI टैग मिला है। काला नमक चावल बुद्ध का महाप्रसाद सिद्धार्थनगर को GI टैग मिला है। जलेसर एटा घंटी घुंघरू धातु शिल्प के लिए इसे GI टैग प्राप्त है। एलिमिको कृत्रिम अंग नकली पैर बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। सीडैक सुपर कंप्यूटर संस्था की यूपी शाखा नोएडा में है। IITR विश्व विज्ञान जहर अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। IICT भारतीय कालीन कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो यूपी में 6 जगह मुख्य हैं: लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़े हुए टॉप तथ्यों की अगर बात की जाए तो प्रहार, ये पुरानी पृथ्वी मिसाइल की जगह लेने वाली नई 150 किलोमीटर रेंज की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अस्त्र की अगर बात की जाए तो हवा से हवा में मार करने वाली BBR मिसाइल है। BBR यानी कि आंखों से ना दिखने वाले दूर के टारगेट को भी मार गिराने की क्षमता। स्लैम क्षमता क्या है? स्टैंड ऑफ लैंड अटैक। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की पहुंच रडार से बाहर खड़े रहकर भी सटीक निशाना लगा सकती है। XPO-SAT 2024 मिशन, इसे PSLV रॉकेट से भेजा गया। इसका काम अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की एक्सरे चमक का अध्ययन करना है। व्योम मित्र क्या है? यह इसरो द्वारा बनाई गई एक महिला रोबोट है, ह्यूमनाइड है, जो गगनयान मिशन में इंसानों से पहले अंतरिक्ष में जाएगी। BBR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृष्टि सीमा 37 किलोमीटर से दूर के लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता, उदाहरण के लिए अस्त्र मिसाइल। DNA वर्सेस RNA, शरीर कैसे काम करता है इसके नियम, सेंट्रल डोगमा को याद रखें। म्यूटेशन और AMR मुख्य फोकस एरिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, 1942 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911 में स्थापित हुई थी, लेकिन 1949 में इसका नाम बदला गया और नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। मेडिकल और बीमारियों पर रिसर्च की सर्वोच्च संस्था है। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन इसी की देखरेख में बना था।
ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में स्थापित होती है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत में कृषि शिक्षा और खेती बाड़ी की रिसर्च का नेतृत्व करता है। हरित क्रांति का श्रेय इसी को जाता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में स्थापित होता है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन इसी ने पूरे किए हैं। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में यह स्थापित होती है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइलें जैसे अग्नि, ब्रह्मोस और खतरनाक टैंक बनाने का कार्य करता है। बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 में स्थापित होता है, मुंबई ट्राम्बे में। भारत का एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अप्सरा नामक भारत का पहला रिएक्टर यहीं लगा था। सीडैक प्रगत संगणन विकास केंद्र 1988 में स्थापित होता है, कहां पर? पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है, परम सीरीज विकसित करने वाली सबसे बड़ी IT संस्था कौन है? सीडैक। IISc भारतीय विज्ञान संस्थान, ये 1909 में स्थापित होता है, बेंगलुरु में। जमशेदजी टाटा द्वारा ये स्थापित है। यह भारत में विज्ञान की उच्च शिक्षा का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। CDRI यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान 1951 में स्थापित होता है, कहां पर? लखनऊ में। नई दवाओं की खोज और विकास करने वाली भारत की सबसे प्रमुख संस्था है। NIV राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये 1952 में स्थापित होता है, कहां पर? पुणे में। वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च करने वाली भारत की सबसे बड़ी लैब है। ICMR के ये अंतर्गत काम करती है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन किया। नोट्स भी इसके उपलब्ध हैं, जो मैंने लेखपाल और लोअर PCS में उपलब्ध कराए हैं, जो बैच चल रहे हैं उनमें उपलब्ध कराए हैं। अच्छे से तैयारी करिए और कंटेंट अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारा मत पढ़िए, जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अनुसार पढ़िए। बहुत जगह आप मैंने देखा है किताबों में भी, और बहुत सारे टीचर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दे रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नया सिलेबस है, उसके अनुसार ही पढ़िए। सिलेबस अगर आपका तैयार है तो फिर आपको आसानी से पेपर भी तैयार हो जाएगा, पेपर की तैयारी पूरी हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है, हर एक चीज़ आपको समझाई गई है और कोशिश की गई है कि सब कुछ इसमें समाहित किया जाए, चाहे फिर GI टैग हो या डिफेंस हो या फिर आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो, सब कुछ इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। और जितना आपको डेटा दिया जा सकता था इतने समय में, वो मैंने आपको दिया है। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको PDFs मिलेगी। देखिए, शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन सफल आप जरूर होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।